हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ SPS सीनियर फैकल्टी रेजोनेंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का जो शाम का पेपर है वो मेमोरी बेस्ड बच्चों से पूछ के क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। तो 14 क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसका इस तरह से मिला है कि एक 500 ग्राम का एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस तरह से है, जहां x पोजीशन है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो इस तरह से ये चल रहा है। इस पर कितना फोर्स है ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, a में मास इंटू एक्सलेशन। मास अपन को बता दिया है 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg। एक्सलेशन और निकालना है बस अपन को। एक्सलेशन कहां से निकालें, तो एक्सलेशन देखो v इक्वल्स टू 10 रूट ऑफ x है, तो v स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 100x। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, कितना हो जाएगा 2v dv बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100, यानी कि v dv बाई dx कितना आ जाएगा, v dv बाई dx आ जाएगा 50, ये 2 इधर आ जाएगा। ये v d बाई dx कंबाइंडली एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्सलेशन कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 50 है ना, 0.5 का मतलब 1/2 और 50 यानी कि कितना हो गया 25। तो 25 न्यूटन ये करेक्ट इसका आंसर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका थर्ड होगा 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड है, जो पूछा है बच्चों से, वो इस तरह से है। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद प्रोजेक्शन स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एंड प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक पार्टिकल को यहाँ से इधर फेंका है, कितनी स्पीड से, तो 40 मीटर पर सेकेंड से और 30 डिग्री के एंगल पर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो बेटा 2 सेकंड पर पार्टिकल कहां होगा ये पता लगा लेते हैं पहले तो, है ना। 2 सेकंड पर पार्टिकल कहां होगा, या तो ये पता लगा लो, या फिर इसको इस तरह से बोल दो कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का कभी बदलता नहीं है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो लिखेंगे अपन यहां से, तो ये हो जाएगा कितना 40 cos 30। 40 cos 30 का मतलब हो गया यहां से 20√3, और इधर आ जाएगा कितना 40 sin 30, यानी कि कितना हो गया 20। ये वाला कंपोनेंट 20 है, तो 20√3 तो हमेशा रहना ही रहना है, यानी 20√3 तो आना ही था आई कैप में, है ना। तो 20√3 इसमें 10√3 दे रखा है, यानी ये तो रिजेक्ट हो गया। इनमें से एक आंसर है, यानी 20√3 आई कैप तो आना ही था। अब बात करते हैं अपन की वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर निकालते हैं यहां से, तो Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इसमें, अब देखना uy की वैल्यू कितनी बोली आपने 20, ay कितना हो जाएगा, वर्टिकल में एक्सलेशन नीचे है ना g, जिसकी वैल्यू 10 है, नीचे है इसलिए माइनस लिख दिया मैंने -10, और इंटू टाइम, टाइम कितना बोला 2 सेकंड यानी 2, तो ये कितना हो गया 0, यानी y कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होना चाहिए था 0, पर इन तीन में तो 10 j कैप दे रखा है ना, तो 0 तो इसी में, ये 0 j कैप हो गया मतलब, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इज V। तो ये एक स्फेरिकल सेल है, और कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में हमें पता है कि सारा चार्ज सरफेस पर होता है ना, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां से अंदर फील्ड ही नहीं है, तो पोटेंशियल बदलेगा नहीं, यानी कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर हर एक पॉइंट का होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो सेंटर पर पूछे चाहे कहीं भी पूछे, अंदर पोटेंशियल वही रहना है जो सरफेस पर होना है, यानी कि सेकंड डी इसका आंसर होना है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे ही एक हल्का सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। दो कार है ए और बी, उनकी स्पीड 30 और 40 है ना, इस तरह से। ओ सॉरी, ये इसका डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है ना, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है लेकिन डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। फाइनली तो फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो कैसे बताएंगे भाई, देखो ये एक हॉर्न ब्लो कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखा है 300 हर्ट्ज, और ये पूछा है कि इसने जो फ्रीक्वेंसी एक्सपेंस करी वो कितनी है ना, ऑफ बी अप्रोक्सीमेटली जवाब देना है। तो अपने पास फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट में कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ना, वो इस तरह से लिखते हैं अपन कि साउंड की वेलोसिटी कितनी है, तो ये लिख दिया 320। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर आती है और वो दूर जा रहा है तो माइनस आएगा, तो
कितनी स्पीड से चल रहा है, ये 40, तो ये 40 अपॉन साउंड की वेलोसिटी 320। नीचे अगर सोर्स पास आ रहा है तो ये माइनस आएगा, कितनी स्पीड से पास आ रहा है 30 से, तो ये हो जाएगा। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 300, तो ये 300। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 290, है ना, ये तो कितना हो जाएगा 280, तो ये ऊपर हो गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, अगर माइनस करेंगे तो ये 390 हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटू 300। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 290 आ जाता है, 290 हर्ट्ज, यानी कि करेक्ट आंसर इसका सेकंड होना है। नेक्स्ट वन, 5th क्वेश्चन में एक ब्लॉक है 5 kg का, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ द फोर्स एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 0। तो देखो बेटा, पहले भाई हमें पता है कि पावर होती क्या है, F डॉट V होती है, F डॉट V। F इधर है, वेलोसिटी इसकी इधर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चल रही है तो इधर आना है, हॉरिजॉन्टली आना है वेलोसिटी, तो यानी कि F मिल जाए अपन को, वेलोसिटी मिल जाए, और हम लिख देंगे यहाँ पर cos 30, ये अपना आंसर बनेगा। पर पहले अपन को F निकालना पड़ेगा। तो F की वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F cos 30 इज इक्वल टू, ये तो फोर्स है, इज इक्वल टू मास और इंटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो F इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 इज इक्वल टू मास कितना है 5 kg और एक्सेलरेशन कितना है 1, यानी कि यहां से मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये मिल गया, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 10/√3, ये तो फोर्स आ गया, ये मैं यहां रिप्लेस कर दूंगा। वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी कितना होगा v इज इक्वल टू u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 लिख दिया मैंने, एक्सेलरेशन 1 है, टाइम 10 सेकेंड है, यानी कितना हो गया 10। ये जो v की वैल्यू 10 है वो भी मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ से कितना, ये हो जाएगा 10/√3 इंटू 10 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, ये √3/2, यानी कि सोल्व करने पर √3 से √3 कट जाएगा और 100/2 यानी कि 50 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा इसका 50 वाट, यानी कि 1 आंसर इसका होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज सेम। तो देखो बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, p लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखता हूं तो ऐसे बन जाएगा 2mke, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का रूट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है ना, यानी कि ke सेम है, h सेम है, 2 सेम है, तो कहां आ गए अपन, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। अब अपन से पूछा है कि जो रेशियो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, पहले किसका लिखना है, प्रोटॉन का और बाद में इलेक्ट्रॉन का, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखूंगा मैं मास, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का रूट, ये आ जाएगा। और ये भी बता दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो तो 1849 है, लेकिन ये जो बता रखा है यहाँ पर ये, तो इसका अगर मैं यूज कर लेता हूँ me/mp, तो ये हो जाएगा 1/1849 का रूट। इसको सोल्व करते हैं अपन यहां से, तो ये आ जाएगा 43, 1/43, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, a capacitor is charged to a voltage V, its positive plate is enclosed by a closed surface, find the flux passing through the closed surface, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है ना। देखो बेटा, एक कैपेसिटर को अगर मैं एक V वोल्ट की बैटरी से चार्ज करता हूं तो यहां प्लस CV और इस पर माइनस CV, ये चार्ज आ जाना है, ठीक है ना, प्लस CV माइनस CV, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, तो ये कैपेसिटर का चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट पर प्लस CV। अब ये कह रहा है कि हम इस पॉजिटिव प्लेट को एनक्लोज कर देते हैं ऐसे, तो इस जो क्लोज सरफेस है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो गाउस लॉ है कि जो एनक्लोज चार्ज है ना, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है टोटल फ्लक्स, एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होता है। क्यों, इनकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, CV, तो CV अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस ये आंसर होना चाहिए, CV अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस ये आंसर इसका होना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन जो
मेमोरी बेस्ड लिया है वो ये है, इस तरह से है, फाइंड द एनर्जी ऑफ हीलियम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब होता है n इक्वल्स टू 2, है ना, क्योंकि ग्राउंड स्टेट होता है कि n इक्वल्स टू 1, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू 2। तो n इक्वल्स टू 2 पर हीलियम का अपन को एनर्जी बताना है। तो देखो किसी भी एटम में जो बोर एटम है, बोर मॉडल है, उसमें एनर्जी इस तरह से देते हैं अपन n इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो Z की जगह मैं 2 लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर। n इक्वल्स टू 2 में अपन को एनर्जी बतानी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो यहां भी 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -13.6, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये एनर्जी इसकी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन में, a wave is propagating in a stressed string, find the frequency of this propagating wave if density of string material is rho, Young's modulus is y, है ना, Young's modulus is y, ये y है, extension in string L, natural length is L, wavelength of wave is lambda। तो ये अपन को रिलेट, ये सारी वैल्यू दे रखी है अपन को, और पूछा क्या था, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रोपेगेटिंग वेव। हमें पता है v इक्वल्स टू f लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा होगा, यानी v मिल जाए 1 अपॉन लैम्डा, इस तरह से आ जाएगा। मैं v की बात कर लेता हूं। तो देखो स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, टेंशन अपॉन म्यू का रूट। इसको और आगे लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, टेंशन, यानी यहां पर ये स्प्रिंग है ना, तो ये टेंशन अपॉन में लिख देता हूं यहां से कि इसको रो इंटू ए भी लिख सकता हूं मैं। टेंशन कैसे लिखें, तो अगर टेंशन की बात करें यहां पर, तो टेंशन में से बोल सकता हूं, देखो कि टेंशन अपॉन ए, ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, डेल एल अपॉन एल, ऐसे बोल सकता हूं। तो अगर मैं ये टी की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देता हूं, ये टी की वैल्यू मैं यहां से उठाकर यहां डाल देता हूं, तो कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने, ए वाई डेल एल अपॉन एल अपॉन रो ए का रूट, तो ये ए से ए कट जाएगा और ये आ जाएगा वाई डेल एल एल अपॉन एल इंटू रो, ये तो क्या बन जाएगा वी, ठीक है ना, और ये मैं यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये सोल्व करते ये वैल्यू आ जाएगी, देखो है ना, ये वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन लैम्डा, एक तो ये 1 अपॉन लैम्डा, और वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वाई डेल एल अपॉन एल और इंटू नीचे रो, ये आ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन में एक वेक्टर दे रखा है ये इस तरह से, और ये भी दे रखा है कि दूसरा वेक्टर b है, तो b माइनस a की वैल्यू 2j कैप है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो देखो बेटा b अपन को निकालना है, तो b इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा मैं, a इधर आ जाएगा, a वेक्टर और प्लस 2j कैप, a की वैल्यू में ये रिप्लेस कर देता हूं, तो a की वैल्यू में ये रिप्लेस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा फाइनली 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा। अब आपसे बोला इसका मैग्नीट्यूड बताओ, ये b का मोड करना है अपन को, तो मोड करना है तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, ये सोल्व करते ही कितना हो जाएगा √33, यानी कि करेक्ट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में, ए बॉडी इज रोटेटिंग विद काइनेटिक एनर्जी ई। तो बेटा कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, बाय 3 टाइम्स बोला है, इसका मतलब है कि 3 है ना, जो ओमेगा था अगर पहले, तो 3 ओमेगा से और बढ़ा दिया, यानी 4 ओमेगा कर दिया, यानी ओमेगा को कितना कर दिया, इस ओमेगा में 3 ओमेगा ऐड कर दिया, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, है ना, यानी कि कितना कर दिया 4 ओमेगा कर दिया। तो अगर ओमेगा को 4 ओमेगा कर दिया है, तो मैं यहाँ ओमेगा की जगह 4 ओमेगा लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 बाहर आ जाएगा ना बेटा, तो ई डैश की वैल्यू 1/2 आई इंटू यहाँ लिखेंगे अपन 4 ओमेगा का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि जो नई काइनेटिक एनर्जी वो एन ही हो जाएगी, तो एन क्या है, तो एन क्या होना चाहिए 16, यानी कि करेक्ट आंसर इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशंस का क्वेश्चन है,
सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम पीरियड को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ले लें तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, ये पूछा है। तो देखो बेटा, मान लो कि चलो जो डेंसिटी है वो इस तरह से रिलेटेड है कि फोर्स की पावर ए, वी की पावर बी, है ना, और टी की पावर सी, ऐसे लिख देता हूं, मान लो मैं ना ऐसे लिख देता हूं। तो डेंसिटी की डायमेंशन लिख दो पहले, कितना आ जाएगा, डेंसिटी की डायमेंशन होगा मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m1 और L-3 इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन लिख देता हूं। फोर्स की डायमेंशन कितना होता है, m1 L1 T-2 की होल पावर a। वेलोसिटी की डायमेंशन L-T-1 इसकी होल पावर b। टाइम की डायमेंशन तो t की पावर c। अगर मैं कंपेयर करता हूं यहां से, तो इधर तो पावर मास की कितनी है 1, इधर मास की पावर कितनी है, ये a, एक तो है ना, ये a आ जाएगा, ठीक है, बस यही है, यानी कि एक तो ये निकल गया, एक की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना, ये एक की वैल्यू 1 हो गई, एक तो ये। दूसरी बात, ये एक तो ये हो गया। दूसरा मैं एल को कंपेयर करता हूं, तो एल को कंपेयर करूंगा तो ये -3 इज इक्वल टू, इधर एल की पावर ए, एल की पावर बी यानी प्लस बी, इसमें एल नहीं है तो ए प्लस बी की वैल्यू -3 है। ए की जगह पर अगर मैं ये 1 रिप्लेस कर देता हूं तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से -4, ये आ गया, ये दूसरा रिलेशन आ गया। तीसरा अपन को टाइम देखना है, तो इधर टाइम की कोई डायमेंशन नहीं है 0, और इधर टाइम में कितना है, t की पावर -2 है, तो -2 है, -b और +c, ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो यहां से देखो a की जगह पर तो 1 पुट कर देता हूं, तो a की जगह पर 1 पुट कर दूंगा तो -2, b की जगह पर -4 पुट कर देता हूं तो ये +4, और +c इज इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू कितनी होगी, -2, इस तरह से आ जाएगा। तो a की जगह तो किसने ले ली, 1 ने, यानी कि जो डायमेंशन होगी वो इस तरह से हो जाएगी, यह फोर्स की पावर 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, तो v की पावर -4 और t की पावर -2, इस टाइप का रिलेशन इसमें होना चाहिए। तो 1 -4 और -2, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, है ना। तो सिंपली क्वेश्चन है, बस कंपैरिजन करनी थी, डायमेंशन सीधे सीधे डायमेंशन कंपेयर करना था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। 8 identical drops each has the velocity 10 meter per second in same direction combined to form a bigger drop, find the velocity of the bigger drop। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। 8 ड्रॉप अगर सेम वेलोसिटी से चल रही है तो बताओ उनका सबका मिलाकर नेट लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, 10m। मान लो एक का मास m है तो 10, है ना, यही तो हो जाएगा ना, 10m इंटू v, ये टोटल कंबाइंड है ना। तो 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ वेलोसिटी 10m इस सेम डायरेक्शन कंबाइंड टू फॉर्म, तो 10m मास आ जाएगा, और ये एक का पहले मोमेंटम इतना था, पर ये भी तो 10 थी ना, तो वो तो कट जाएगा सब। तो बाद की वेलोसिटी मान लो v डैश है, तो v डैश की वैल्यू तो v आनी है ना, यानी कि जो पहले इंडिविजुअली ड्रॉप्स की वेलोसिटी थी वो एक कंबाइंड की वेलोसिटी बन जाएगी बिगर ड्रॉप की, ठीक है ना, क्योंकि सभी सेम वेलोसिटी से चल रही थी, यानी कि आंसर इसका 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। बेटा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, रोज ही रिपीट हो रहा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है ना, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी c को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार इससे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा है, b0 पूछा है, तो क्या लिख दूंगा मैं, E0/c। E0 की वैल्यू कितनी बता दी, ये बता दी ना 6.6, तो यहां लिख दूंगा मैं 6.6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय c यानी 3 × 10 की पावर 8, यह आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट, यह आ जाएगा 2.2 × 10 की पावर -8, ठीक है ना, ये टेस्ला, ये हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2.2 × 10 की पावर -8, यानी कि सेकंड आंसर।